स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर # कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं DSSB फीमेल PGT कॉमर्स जुलाई 2018 स्क्रीनिंग पेपर जो है उसके 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन। फर्स्ट 15 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, और इससे पहले ना जो नए हैं उनको बताना चाहूँगी कि हम इससे पहले HTET 2011, 16, 17, 18 और 19 का पेपर जो है वो फुली एक्सप्लेनेशन के साथ 5 क्वेश्चन सीरीज़ में कर चुके हैं। और एक वीडियो में 11 HTET PGT कॉमर्स 2011, 2016, 17, 18, 19 और KVS का जो है वो क्वेश्चन पेपर करवाया हुआ है। अगर आप सीरियसली अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं इन फील्ड ऑफ कॉमर्स तो आप चैनल पर विज़िट कीजिए और उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। ठीक है, आज वाली वीडियो भी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं शुरू आज का क्वेश्चन पे आज के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, द व्यू दैट द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज इक्वल्स। द व्यू एक ऐसा दृष्टिकोण है दैट द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज इक्वल्स। दो देशों के बीच की जो करेंसी है ना उसकी एक्सचेंज रेट जो है उसे क्या कहते हैं, उसको इक्वल करना। उनकी जो करेंसी है, दो देशों के बीच की करेंसी है और जो एक्सचेंज रेट है वो उसको इक्वल करना क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या परचेजिंग पावर पैरिटी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी नहीं कहते, फॉरवर्ड रेट्स एंड फ्यूचर स्पोर्ट्स रेट्स पैरिटी नहीं कहते, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट भी नहीं होता। ये होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी इज एन इकोनॉमिक थियोरी दैट अलाउज द कंपैरिजन ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ वेरियस वर्ल्ड करेंसी टू वन अनदर। विश्व के सभी देशों की जो अलग अलग देश हैं उनकी जो करेंसी है, ठीक है ना, उनकी जो करेंसी है उसको इक्वल करना, परचेजिंग पावर को इक्वल करना जो है वो कहलाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। इट इज़ ए थियोरेटिकल एक्सचेंज रेट दैट अलाउज यू टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एवरी कंट्री। क्या सेम अमाउंट गुड्स या सर्विसेज के लेने के लिए अगर हम अलग अलग देश में जाते हैं, अमाउंट सेम है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसके लिए अलग अलग देशों में कितना पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक पाउंड जो है 48 रुपीज़ के इक्वल है और $1 60 रुपीज़ के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे एक ही चीज़ को लेने के लिए इंडिया में हमें 60 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है, US में $1 और ये ब्रिटेन में 1.25 पाउंड देना पड़ेगा। ये होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको इक्वल करना, अलग अलग देशों की जो करेंसी है उसकी एक्सचेंज रेट को इक्वल करना कहलाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है गीतास कॉर्नर # कॉमर्स। वहाँ पे जाके भी आप सारे नोट्स ले सकते हैं। जो भी चैनल पे करवाया गया है इन फुली एक्सप्लेनेशन वो सारा वहाँ पे नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज ए कॉर्पोरेट मैनेजर ऑपरेट। कौन से लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन के कौन से लेवल पर एक कॉर्पोरेट मैनेजर जो है वो काम करता है। ये जो जी टॉप लेवल पे कॉर्पोरेट मैनेजर काम करता है। कॉर्पोरेट मैनेजर ऑपरेट्स एट द टॉप लेवल मैनेजर्स एज ही इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए, वो क्या करता है, कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपिंग गोल्स एंड सेटिंग प्लान्स, और ये सारे टॉप लेवल पे ही होते हैं, तो वो टॉप लेवल पे काम करता है। 18 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ द चैलेंजेस फॉर मैनेजर्स एट प्रेजेंट। वर्तमान में मैनेजर्स के सामने जो चैलेंजेस आते हैं उसका कौन सा नहीं है। माइक्रो मैनेजिंग द वर्कफोर्स, जिनकी कार्यबल का सूक्ष्म प्रबंध, छोटी छोटी कमियां निकालना, छोटी बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट करना। ये माइक्रो मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट जो है अलग हो जाती है। देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट में आता है ये माइक्रो मैनेजिंग द वर्कफोर्स। माइक्रो मैनेजमेंट क्या है, माइक्रो मैनेजमेंट इज ए मैनेजमेंट स्टाइल वेयर बाय ए मैनेजर क्लोजली ऑब्जर्व्स, कि बहुत ही नज़दीकी से देखता है, सारा अवलोकन करता है, एंड कंट्रोल्स एंड रिमाइंड्स द वर्क ऑफ देयर सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट जो है उनके काम को देखता है और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसको देखें, नेगेटिव थिंकिंग में लिया गया है, और बिकॉज इट शोज ए लेक ऑफ फ्रीडम इन द वर्क प्लेस, क्योंकि ये काम करने की जो जगह है वहाँ पे लोगों की फ्रीडम नहीं मिल पाती उन्हें। हर एक चीज़ पे जो मैनेजर जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब देखिए, बाकी ऑप्शंस क्या थे, चैलेंजेस कौन कौन से थे मैनेजर्स के सामने। मैनेजिंग कम्युनिकेशन, ठीक है, ठीक ढंग से कम्युनिकेशन को मैनेज करना, ये मैनेजर्स का आज के टाइम में चैलेंज है। मैनेजिंग चेंज, जो भी चेंज आते हैं, जो भी इनोवेशंस करनी होती हैं उसको, उन सब को मैनेज करना भी मैनेजर्स का चैलेंज है। और मैनेजिंग द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो नई टेक्निक्स हैं उसको कैसे ऑर्गेनाइजेशन अडोप्ट करे,
ठीक है, और कैसे जो एम्प्लॉयज़ है और ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के बीच में कैसे तालमेल बनाए, ये सारा भी उनके आगे आज के टाइम में एक चैलेंज है। नेक्स्ट है कि बॉन्ड्स दैट आर सोल्ड आउटसाइड द कंट्री इन हुज करेंसी दैट आर डेनोमिनेटेड आर कॉल्ड। देखिए बॉन्ड्स जो है वो बेचे जा रहे हैं दूसरे देश में, दैट आर सोल्ड आउटसाइड द कंट्री, देश से बाहर बेचे जा रहे हैं बॉन्ड्स, और इन हुज करेंसी, जिस देश में बेचे जा रहे हैं वहीं की करेंसी में जब बेचे जाए तो इस तरह के बॉन्ड्स को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है यूरो बॉन्ड। यूरो बॉन्ड कौन से होते हैं, जिस देश में बॉन्ड बेचा जा रहा है वहीं की करेंसी में जब बॉन्ड बेचा जाएगा तो इसे यूरो बॉन्ड कहते हैं। अदर ऑप्शन में है हमारा फर्स्ट है समुराई बॉन्ड। समुराई बॉन्ड जो है जापान में बेचे जाते हैं और वो नॉन जापानीज कंपनी के द्वारा बेचे जाते हैं, येन डेनोमिनेटेड, और जो जापान की करेंसी है ना येन, उसी में ही बेचे जाते हैं, इशूड इन टोक्यो बाय नॉन जापानीज कंपनी। ठीक है, और यंकी बॉन्ड्स क्या होते हैं, यंकी बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट में बेचे जाते हैं और यूएस डॉलर में बेचे जाते हैं। यंकी बॉन्ड्स इज ए बॉन्ड इशूड बाय ए फॉरेन एंटिटी लाइक फॉरेन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट इज इशूड एंड ट्रेडेड इन द यूनाइटेड स्टेट डेनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। डॉलर्स में ही बेचे जाते हैं, यंकी बॉन्ड्स हो जाते हैं ये। नेक्स्ट हमारा फॉरेन बॉन्ड। फॉरेन बॉन्ड क्या होते हैं, फॉरेन बॉन्ड इज ए बॉन्ड इशूड इन ए डोमेस्टिक मार्केट बाय ए फॉरेन एंटिटी। ये भारत में बिक रहे हैं ये वाले बॉन्ड, लेकिन है विदेशी कंपनियों के, बाय ए फॉरेन एंटिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट्स करेंसी, और भारतीय रुपये में ही जैसे अगर ये बॉन्ड बिकते हैं तो इसे कहेंगे फॉरेन बॉन्ड। जैसे समुराई बॉन्ड है, बुलडॉग बॉन्ड्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं फॉरेन बॉन्ड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 में वो अपना रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एज कैपिटल इज ₹30,000 एंड बीज कैपिटल इज ₹15,000। दे एडमिटेड सी एंड एग्रीड टू गिव 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट टू हिम। हाउ मच सी शुड ब्रिंग इन टुवार्ड्स हिज कैपिटल। सी कितना लाएगा अपने कैपिटल के, सी की कैपिटल दे ही नहीं रखी है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन ही गलत हैं जो दिए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में। देखिए निकालें कैसे इसको। टोटल कैपिटल ए और बी की कितनी हो जाएगी, 30,000, 15,000, 45,000 की। अगर हम पूरे प्रॉफिट को 1 मानते हैं, सी का शेयर 1/5 है, रिमेनिंग 4/5 आ गया। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बी कैपिटल, ए और बी की कैपिटल कितनी है 45,000। अगर इसके बेस पे पूरे फर्म की कैपिटल को हम निकालते तो ये आ रहा है 56,250। ठीक है, और सी की कैपिटल कैसे निकालेंगे, जो टोटल कैपिटल है उसमें से जो उसका शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 को, ये आ जाएगी 11,250। ऑप्शन में 11,500 दिया हुआ है। ठीक है, 250 हमारा आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर द एक्शन। ऐसी कौन सी टर्म है जो यूज़ की जाएगी किसके लिए, काम के लिए, विच मैनेजर्स एनालिसिस द करंट सिचुएशन। मैनेजर क्या करते हैं, करंट सिचुएशन जो उसको एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं अपनी चालू स्थिति का, एंड देन डेवलप प्लान्स टू, और उसके बाद योजनाएं बनाते हैं, टू एकम्प्लिश इट्स मिशन एंड अचीव इट्स गोल। लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए फिर प्लान बनाते हैं। पहले करंट सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं पूरा, और फिर उसके बाद अपने लक्ष्य उद्देश्य जो भी है, मिशन और ऑब्जेक्टिव जो भी है उनके, उसको अचीव करने के लिए प्लान्स बनाते हैं। ये आ जाएगा हमारा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी 3 टर्म दी गई है, फंक्शनल प्लानिंग, स्वॉट एनालिसिस एंड सिनर्जी प्लानिंग। फंक्शनल प्लानिंग क्या होता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन में ईच एंड एवरी फंक्शन, जितने भी फंक्शन है ना उन सभी के लिए अलग अलग प्लानिंग करना क्या कहलाता है, फंक्शनल प्लानिंग। हर फंक्शन की अलग अलग प्लानिंग फंक्शनल प्लानिंग कहलाता है। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस में क्या जाते हैं, ए स्वॉट एनालिसिस इज ए कंपिलेशन ऑफ, कंपिलेशन मीन्स संकलन किसका है, ये कंपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। संस्था की जो शक्तियाँ हैं, स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है उसका पता लगाना, और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, और जो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी या अवसर हैं और जो भी थ्रेट्स बन सकते हैं उनके लिए, उन सभी का एनालिसिस करना स्वॉट एनालिसिस होता है। जो स्वॉट एनालिसिस की फुल फॉर्म भी पेपर में आ सकती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। नेक्स्ट है सिनर्जी प्लानिंग। सिनर्जी प्लानिंग का पर्पज क्या था, द पर्पज ऑफ सिनर्जी प्लानिंग इज टू कैपिटलाइजेशन द स्ट्रेंथ ऑफ योर टीम। आप अगर टीम वर्क कर रहे हो तो अपने टीम की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ये सिनर्जी प्लानिंग का क्या है, मकसद है। एंड वर्क टुगेदर इन ए कंसंट्रेटेड एफर्ट, कंसंट्रेटेड यानी कि एक लक्ष्य की तरफ चलना, मिलके चलना, अपने टीम की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ये सिनर्जी प्लानिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है, हाउ इज फ्री कैश फ्लो कैलकुलेटेड। फ्री कैश फ्लो FCL, FCF कैसे कैलकुलेट होता है।
देखिए FCF है फ्री कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस करना है, तो ये नेट इनकम वाली तो अपने आप ही कैंसिल हो गया ऑप्शन, बच गए 3। इसमें से भी फोर्थ ऑप्शन में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से नेट इनकम को माइनस कर रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। हमें देखना है सिर्फ फ्री कैश फ्लो, उसमें से हम माइनस कर देंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को और डिविडेंड को। ये अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाते, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन डिविडेंड को भी माइनस किया जाता है। अब ये दे रखा है तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिविडेंड का, तो हमारे पास आ जाएगा फ्री कैश फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सर्व्स 4 मेजर फंक्शंस विद इन अ ग्रुप। देखिए इस तरह क्वेश्चन से मैं क्या कहती हूँ कि अगर जैसे 4 मेजर फंक्शंस है वो चारों ही हमें याद करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ फंक्शन या विच इज़ ए पार्ट ऑफ फंक्शन। अगर हमें चारों ही पार्ट याद है तो दोनों तरह के क्वेश्चन पे हम टिक कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे हमें 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो तो फंक्शन के दिए गए हैं और एक जो है नॉन फंक्शन दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन देना, कम्युनिकेशन जब होता है तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो होती ही है, और ये बात की गई है एक ऑर्गेनाइजेशन की कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कम्युनिकेशन करती है, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कम्युनिकेशन करती है, उनको मोटिवेट करने के लिए कम्युनिकेशन करती है। नेगोशिएशन क्या होता है, बेचान करना, ये तो एक बिल की बात आती है ना, तो ये बेचान, ये वाली कंसेप्ट ही यहाँ पे नहीं मैच हो रही। अब फोर्थ फंक्शन फिर है क्या, इमोशनल एक्सप्रेशन। फोर्थ है इमोशनल एक्सप्रेशन को, इंफॉर्मेशन, कंट्रोल, मोटिवेशन एंड देन इमोशनल एक्सप्रेशन, दैट आर 4 मेजर फंक्शंस ऑफ ए कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। देखिए कंपटीशन एक्ट 2002 जो है जो आया, तो कौन से एक्ट को इसने रिप्लेस किया है, इसने किया है MRTP एक्ट को। यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए थे फीरा, फीमा एंड कंपनीज एक्ट 1956। देखिए MRTP एक्ट की फुल फॉर्म आ सकती है, मैच मेकिंग में फुल फॉर्म भी दी जा सकती है इन सभी की, जैसे कंपनीज एक्ट दे दिया, MRTP, फीरा और फीमा दे दिया, आगे इन सभी की फुल फॉर्म्स दे रखी हैं। ठीक है, फुल फॉर्म करना तो आसान हो जाता है क्योंकि ये ऐसे जो भी हमारे अल्फ़ाबेट दे रखे हैं उसी को ही ये डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन जो उनका एस्टेब्लिशिंग पीरियड है ये वाला भी मैच मेकिंग में आ सकता है। अब MRTP एक्ट की क्या फुल फॉर्म होती है, द मोनोपोलीज एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, लेकिन केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 1970 से ये लागू हुआ था, लेकिन जहाँ पे भी MRTP एक्ट आता है वहाँ पे 1969 जो है वो उसके साथ में लिखा मिलेगा। फीरा एक्ट क्या होता है, फीरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में, और फीमा आया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में। तो ये जो इनके ईयर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं याद करने। एडवर्टाइजिंग इज ए फॉर्म ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग इज ए फॉर्म ऑफ। देखिए एक कंपनी जब अपने प्रोडक्ट के लिए ऐड देती है तो उसका क्या मकसद होता है, क्या एडवर्टाइजिंग एक स्ट्रैटेजी है, नो। एडवर्टाइजिंग एक पॉलिसी भी नहीं है। एडवर्टाइजिंग क्या है, एक डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन किस चीज़ का, अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट से अलग बताना और अच्छा बताना, यही तो एक एडवर्टाइजिंग में बताया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा कॉस्ट लीडरशिप। तो एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है, कॉस्ट लीडरशिप में एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का रेट इतना सस्ता करके बेचती है, कम करके बेचती है ताकि वो अपने कंपटीटर से आगे निकल जाए, वो होती है कॉस्ट लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस वेयर इन वी एग्जामाइन द एनवायरमेंट टू रिकोगनाइज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस। एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे हम एग्जामाइन करते हैं, निरीक्षण करते हैं किसका, एनवायरमेंट का। किस लिए करते हैं, टू रिकोगनाइज द फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस, हमारे बिजनेस को प्रभावित करने वाले जो भी तत्व है ना उनकी पहचान करने के लिए जब एनवायरमेंट का एग्जामाइन किया जाए तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा स्कैनिंग में। स्कैनिंग मीन्स ऑब्जर्वेशन। ये फोरकास्टिंग नहीं होता, प्लानिंग नहीं होता, असेसमेंट नहीं होता। ठीक है, फोरकास्टिंग क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना, जो चीज़ें फ्यूचर में होने वाली है उसका पहले से अनुमान लगाना। ये है, यहाँ हम अनुमान नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। प्लानिंग करना भी ये नहीं है और असेसमेंट भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या, स्कैनिंग ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज। भाई इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज, ये जो बात है वो किस बात पे जोर दे रही है, बात क्या है कि टू डू व्हाट यू आर बेस्ट एट, वो करो
जिसमें आप बहुत ही बेहतर हो, बेस्ट हो। एंड लीव ऑल अदर नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी टू अदर प्लेयर्स, और दूसरे खिलाड़ियों के लिए क्या छोड़ दो, दूसरी नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को आप छोड़ दो और आप वो करो जो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, जिसमें आप बेस्ट हो। तो ये आ जाएगा कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी यानी कि जिस चीज़ में आप योग्य हैं आप उस चीज़ को करिए। कोर कैपेसिटी नहीं होता इसका, अदर ऑप्शंस में दिए हुए हैं कोर कैपेसिटी, कोर प्रोडक्शन, कोर मैनेजमेंट। कोर कॉम्पिटेंसी आ जाएगा ये कि जिसमें आप बेस्ट हो आप वही करो और बाकी सारे काम को आप मत छेड़ो, दूसरों के लिए छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नीड टू रियलाइज दैट, द नीड टू रियलाइज, ये जानने की, रियलाइज करने की आवश्यकता कि वट वी आर, कि हम क्या हैं, एंड टू डेवलप टू द फुलेस्ट पोटेंशियल रेफर्स एज, और अपनी पूरी क्षमता के साथ उसका विकास करना। हमें जब हमें ये पता लग जाए कि हम क्या कर सकते हैं और फिर अपना पूरा जोर लगा देना उस चीज़ को प्राप्त करने में, ये क्या आ जाता है, ये हमारी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और ये मास्लो सर ने सबसे ऊपर रखा है इस नीड को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। बाकी ऑप्शंस में स्टीम नीड्स, सोशल नीड्स, ग्रोथ नीड्स। ये नहीं होता, यानी कि अपने आप को पहचानना और फिर जो भी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है उसको पूरा जोर लगा देना, जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी हमारी योग्यता है, तो दुनिया को दिखाना कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोसेस ऑफ सब डिवीजन ऑफ मार्केट इज टर्म्ड एज, जो मार्केट है ना उसके हिस्से कर देना है वो क्या कहलाता है, मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, ये अपने कॉमर्स का टेक्निकल वर्ड मार्केट सेगमेंटेशन। अदरस एलोकेशन ऑफ मार्केट भी सेम है, लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो ही वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे मार्केट के सब डिवीज़न के लिए। पोजिशनिंग नहीं होगा, डिसीजन ऑफ मार्केट नहीं होगा। अब देखिए मार्केट सेगमेंटेशन से एक क्वेश्चन और आया था पहले वाली वीडियो में हमने कराया, देखिए एक बार क्या है क्वेश्चन वो। देखिए 12th क्वेश्चन, मार्केट सेगमेंटेशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोर्शन ऑफ द मार्केट दैट आर। मार्केट सेगमेंटेशन है बाजार को बांटना, लेकिन किस तरह से बांटना, बाजार के हिस्से करना जो एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मार्केट सेगमेंटेशन के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। प्रोसेस ऑफ सब डिवीजन ऑफ मार्केट इज टर्म्ड एज मार्केट सेगमेंटेशन। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि इंटरनल यूजर जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कौन से होते हैं, कि मेन 2 ही नाम आते हैं, ओनर एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट ओनर, सेकंड है मैनेजमेंट। गवर्नमेंट है वो एक्सटर्नल, स्टॉक होल्डर एक्सटर्नल, सप्लायर भी एक्सटर्नल। जो इंटरनल 2 ही होते हैं, ओनर एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैनेजर ऑप्शन है उसके साथ हम चले जाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे ना, प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। कमेंट करें कि आपको कैसी लगी वीडियो, ताकि मैं और भी अच्छे से जो है वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।